हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डेटर्स को जो है डिस्काउंट दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करें। अब डिस्काउंट हमेशा कौन से डेटर्स को दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है गुड डेटर्स को। ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है गुड डेटर्स को जो हमें जो है पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो डेटर्स होंगे, ठीक है, तो वो कौन से डेटर्स होंगे जिसमें से कि फर्दर बैड डेट्स लेस हो चुके हों। ठीक है, जिसमें से कि न्यू प्रोविज़न लेस हो चुका हो। ठीक है, अगर गिवन है तो ये चीज़ें लेस करने के बाद जो डेटर्स आएंगे ये आपके गुड डेटर्स होंगे, यानी कि जो हमें पैसा देंगे। तो इनको हम क्या देंगे? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट उसी को ही देंगे जो हमें पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो फर्दर बैड डेट्स हैं वो लेस हो जाएंगे, न्यू प्रोविज़न लेस हो जाएगा। उसके बाद जो है हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, तो इसलिए इसको कितनी बार शो करेंगे? 2 बार। एक बार तो P&L की डेबिट साइड में जो हम पूरा वो बनाते हैं, बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविज़न लेस ओल्ड प्रोविज़न। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और दूसरी बार हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से लेस, डेटर्स में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यानी कि जैसे हम फर्दर बैड डेट्स लेस करेंगे, न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे, उसके बाद प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लेस करेंगे, यानी कि इसका नंबर सबसे बाद में आएगा। तो अभी हम इसका एक जो है एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इसका क्या एग्ज़ाम्पल रहेगा हमारा। तो एग्ज़ाम्पल से हमें ये ज़्यादा अच्छे से जो है एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कि मान लो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हमें यहाँ डेटर्स गिवन है, डेबिट साइड है, तो हमें यहाँ डेटर्स गिवन है। ठीक है, मान लो हमें जो है डेटर्स गिवन है, मान लो हमें 72,000 के डेटर्स गिवन है। ठीक है, और जो है हमें अंदर बैड डेट्स गिवन है। ठीक है, अंदर बैड डेट्स हमें गिवन है 1,000 के। ठीक है, अंदर हमें यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स गिवन है। तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स गिवन है हमें यहाँ पे। तो मान लो 2500 का प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स गिवन है। और जो है हमें नीचे कह रहा है कि फर्दर बैड डेट्स जो हैं हमारे वो 2,000 के हैं। और मेक प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है हमें 5% का। ठीक है, और क्या बनाना है? मेक प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर जो है डिस्काउंट का प्रोविज़न बनाना है 2% का। तो इस तरह से जो है हमें अब इसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी, तो इसकी हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे अपने डेटर्स देखते हैं कि हमें डेटर्स कितने गिवन है? 72,000। ठीक है, 72,000 के डेटर्स हमें यहाँ गिवन है।
ये अब हमें बाहर बैड डेट्स दे रखे हैं 2000 के, ठीक है। तो ये लेस करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या बनाएंगे, ये न्यू प्रोविज़न, ठीक है। तो पहले हमें डेटर्स गिवन है, यहाँ से लेस करेंगे हम फर्दर बैड डेट्स, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेट्स अगर गिवन है और अंदर भी गिवन है, अगर दोनों तरफ गिवन है तो बाहर वाले बैड डेट्स को फर्दर बैड डेट्स कहा जाता है। तो ये 70,000 के डेटर्स बने, तो इस पे हम बनाएंगे न्यू प्रोविज़न, ठीक है। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न बन जाएगा 70,000 का 5%, तो ये आ जाएगा 3500 रुपये, ठीक है। तो हम पहले जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, और फिर हम इधर ही बैलेंस शीट बना लेते हैं। जो है हम बैलेंस शीट में किस तरह से शो करेंगे कि हम पहले P&L में यहाँ वही ट्रीटमेंट, पहले हम बैड डेट्स दिखाएंगे कि हमारे बैड डेट्स जो अंदर हैं वो कितने के हैं, 1000 के, अंदर वाले बैड डेट्स हमारे 1000 के। ऐड करेंगे हम फर्दर बैड डेट्स जो बाहर हैं वो कितने हैं, 2000 के, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न जो हमने अभी बनाया है 3500 का, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से लेस करेंगे हम ओल्ड प्रोविज़न, जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न है 2500 का, तो ये हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। इधर से हम क्या दिखाएंगे, तो इधर से हमें जो है, इधर से हमें डेटर्स दिखाने हैं, तो इधर हम डेटर्स दिखाएंगे। तो ये डेटर्स कितने के हैं हमारे, 72,000 के, लेस करेंगे हम फर्दर बैड डेट्स। ये फर्दर बैड डेट्स हम 2000 के लेस कर देंगे। फिर लेस करेंगे हम न्यू प्रोविज़न हमारा बना है 3500 का, ठीक है। तो ये हमारे डेटर्स बचेंगे 66,500, ठीक है। तो अब जो डेटर्स बचेंगे इस पे बनाएंगे हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो अब यानी कि ये जो डेटर्स हैं 72,000 में से 2,000 ने पैसा नहीं दिया, बैड डेट्स हो गई, 70,000 के बचे। इसमें से 3500 रुपये और ऐसे डेटर्स का अनुमान लगाया है जो हमें पैसा नहीं देंगे, क्योंकि कितने लोग देंगे, 66,500। तो ये हमारे गुड डेटर्स हैं, तो इनको हम डिस्काउंट देंगे क्योंकि ये हमें पैसा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे डेटर्स जो हैं वो कितने आए हैं, 70,000 के। लेस करेंगे इसमें से न्यू प्रोविज़न, तो न्यू प्रोविज़न लेस किया हमने, तो ये बचे हमारे 66,500 रुपये के। तो ये हमारे कैसे डेटर्स हैं, ये हमारे गुड डेटर्स हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इनके ऊपर हम प्रोविज़न बनाएंगे 66,500 का, जो भी हमें परसेंटेज दे रखी है, यहाँ पे हमने 2% माना है। तो ये 1330 का प्रोविज़न बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है यहाँ अलग से हम शो करेंगे, ठीक है। इसे एडजस्टमेंट के नीचे शो करेंगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको अलग से शो करना है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट अलग करनी है, उसको अलग से शो करना है, इसके नीचे ही शो करना है। ऐसे ही यहाँ पे आपको साथ में ही लेस करना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये है 1330 रुपये, ठीक है। तो हम ये 66,500 में से हम 1330 रुपये ये लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 65,170, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको
इस तरह से प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है कि एक बार तो ये जो हमारी एडजस्टमेंट होती है उसके नीचे हम दिखाएंगे, और दूसरी बार डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स, फिर न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर सबसे लास्ट में घटाएंगे। और निकालना किस पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि फर्दर बैड डेट्स लेस करेंगे। ठीक है, अगर हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं वो लेस करेंगे, उसके बाद अगर न्यू प्रोविज़न बनाना है तो वो लेस करेंगे, फिर जो डेटर्स आएंगे उस पे निकालना है हमेशा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट, वो कौन सी है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जैसे हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं वैसे ही जो है क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अगर हम जो है क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो वो हमें डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो डिस्काउंट है ये हम अभी तो हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अगले साल ही मिलेगी जब हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो जितने क्रेडिटर्स जो है वो हमारे जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो जब उनको पेमेंट करेंगे हम तो उस पर हमें डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, तो डिस्काउंट जब हमें मिलेगी तो वो है तो इस ईयर से रिलेटेड, क्योंकि क्रेडिटर्स तो इस ईयर के हैं, तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक प्रोविज़न बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिटर्स करंट ईयर से रिलेटेड हैं तो फिर हम एक अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि हर साल हमें डिस्काउंट मिलती है तो इस नेक्स्ट ईयर भी मिलेगी, लेकिन क्रेडिटर्स करंट ईयर से रिलेटेड हैं कि इस साल जो है हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हुए हैं। तो इस तरह से जो है हम, क्योंकि क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए हमारी इनकम हो जाएगी। तो जैसे मान लो ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है, ये क्रेडिटर्स गिवन है हमें 1 लाख के, और नीचे कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना है, 2% है। ठीक है, तो फिर हम क्रेडिटर से प्रोविज़न बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। ठीक है, तो 1 लाख का 2% कितना आ गया, 2000। ठीक है, अब ये 2000 रुपये हमने अनुमान लगाया है कि अगले साल हमें 2000 की डिस्काउंट मिल सकती है। तो ये जो है हमारे लिए इनकम है, क्योंकि हमें 2000 रुपये अगले साल कम देने पड़ेंगे। हमें क्रेडिटर्स को कितने पेमेंट करनी पड़ेगी, 98,000 की। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, एक बार तो हमारी इनकम है P&L की क्रेडिट साइड, और दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से लेस। ठीक है, तो एक बार तो P&L में हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2000। ठीक है, उसके बाद जो है बैलेंस शीट में यहाँ दिखाएंगे क्रेडिटर्स 1 लाख लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 2000। ठीक है, तो ये आ गया 98,000। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इसकी ट्रीटमेंट रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी वो आ जाती है GST, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबको ख़त्म करके एक ही टैक्स बना दिया, जिसे हम कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
ठीक है। तो अब जीएसटी जो है वो हम पे भी करते हैं और जीएसटी कलेक्टेड भी होता है। ठीक है, तो जीएसटी हम पे भी करते हैं और जीएसटी क्या होता है, कलेक्टेड भी होता है। तो पेड किस पे होता है? ठीक है, तो पे कब किया जाता है? पेड, ठीक है, पे किया जाता है परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हम पे करते हैं। ठीक है, अगर हम एसेट्स खरीदते हैं तो हम पे करते हैं। ठीक है, और अगर हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो भी हम जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, तो गुड्स की परचेज पे, एसेट्स की परचेज पे और एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, इसी तरह कलेक्ट कब होता है? जब हम गुड्स को क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स। इसी तरह एसेट्स को क्या करते हैं, सेल। ठीक है, या फिर इनकम्स रिसीव होती हैं हमें तो उस पर सर्विसेज अगर हम सेल करते हैं तो उस पर भी जीएसटी जो है हमें प्राप्त होता है गुड्स या सर्विसेज की सेल पर। तो जो जीएसटी पे करते हैं हम, जो जीएसटी पे किया जाता है तो वो जो जीएसटी पे किया जाता है तो वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो जीएसटी जो पे किया जाता है विद इन स्टेट, हम इसको कहें जीएसटी पेड विद इन स्टेट। जो स्टेट में पे किया जाता है जीएसटी वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो एक तो कौन सा होता है, इनपुट सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनपुट सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी। इसी तरह जो स्टेट के अंदर हम जीएसटी पे करते हैं, इनपुट स्टेट जीएसटी, जिसको हम लिखते हैं इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, इसी तरह जो हमारा जीएसटी कलेक्टेड होता है, ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा जीएसटी कलेक्टेड होता है, जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स विद इन स्टेट। ठीक है, तो जीएसटी जो सेम स्टेट में कलेक्ट किया जाता है वो भी इसी तरह ही आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी और आउटपुट स्टेट जीएसटी, जिसको कि हम आउटपुट सीजीएसटी बोलते हैं। तरह इसको भी क्या बोलते हैं, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो यानी कि जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमारा पे करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। जैसे हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी एसेट्स खरीद रहे हैं तो हम अमाउंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये जीएसटी पेड। ठीक है, इसी तरह कलेक्टेड है तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, सेल ऑफ एसेट्स पे, इनकम रिसीव पे कलेक्टेड होता है। ठीक है, तो सेम स्टेट में जीएसटी जब हम पे करते हैं वो भी 2 टाइप का होता है, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और इनपुट स्टेट जीएसटी। इस तरह कलेक्टेड होता है वो भी 2 टाइप का होता है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है,
तो अब पॉइंट क्या होता है हमारा कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब क्या होता है कि अगर आपका है कि अगर आउटपुट ज़्यादा है तो कहाँ शो करेंगे, इनपुट ज़्यादा है तो कहाँ शो करेंगे। ठीक है, तो हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है। तो जैसे कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, यहाँ इनपुट CGST दिया हुआ है, ठीक है, और आउटपुट CGST दिया हुआ है। इस तरह इनपुट SGST दिया हुआ है और आउटपुट SGST दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताया इनपुट किस पे होता है, परचेज़ पे, और आउटपुट किस पे होता है, सेल पे। तो अगर परचेज़ वाला ज़्यादा है हमारा, यानी कि पे किया हमने, जो परचेज़ वाला है वो क्या है, पेड, और जो सेल वाला है वो क्या है, कलेक्टेड। तो अगर इनपुट GST ज़्यादा है, चाहे वो स्टेट का है या सेंटर का है, तो यानी कि हमने पे ज़्यादा कर रखा है। ठीक है, पे ज़्यादा कर रखा है तो हम इनपुट को आउटपुट में से लेस करेंगे, यानी कि इनपुट वाला ज़्यादा बचेगा, तो हम एसेट साइड में शो करेंगे। ठीक है, इनपुट 40 है, आउटपुट 30 है, तो इनपुट वाला ज़्यादा है तो हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। ऐसे ही आपका SGST है, ठीक है, इनपुट SGST 40, उसमें से आउटपुट SGST लेस करेंगे तो वो 10,000। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका इनपुट GST ज़्यादा है, चाहे वो सेंटर का है या स्टेट का है, तो हमने इनपुट में से आउटपुट लेस करके कहाँ दिखाना है, एसेट साइड में। इसी तरह अगर आउटपुट ज़्यादा है, ठीक है, अगर आउटपुट ज़्यादा है, जैसे नेक्स्ट में है आउटपुट ज़्यादा है 75 है और इनपुट कितना है 60 है, अगर आउटपुट ज़्यादा है तो हम आउटपुट में से इनपुट लेस करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास कलेक्टेड ज़्यादा है, ज़्यादा कलेक्ट कर लिया लेकिन हमने पे कम किया है, तो हमारी लाइबिलिटी बन गई, तो ये लाइबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, तो हमेशा ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे। ठीक है, अगर आउटपुट ज़्यादा है तो आउटपुट में से इनपुट घटाएंगे, और लाइबिलिटी साइड अगर इनपुट ज़्यादा है तो इनपुट में से आउटपुट घटाएंगे, और एसेट साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी ट्रीटमेंट है। अब है नेक्स्ट हमारा GST ऑन एडजस्टमेंट फॉर्म, एडजस्टमेंट आइटम्स। तो GST हमारा एडजस्टमेंट आइटम्स पे कैसे लगता है। ठीक है, तो GST हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे लगता है। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारा 10,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 10,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है और CGST और SGST की रेट कितनी है, 6%। तो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट की क्या एंट्री होती है, या कोई भी एक्सपेंस हो तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमें CGST और SGST लगाना है। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं या परचेजिंग है उस टाइम जो हमारा GST होता है वो इनपुट होता है। तो रेंट डेबिट 10,000, अब रेंट का 6% 600, और SGST भी 10% 6% 600, 10,000 का कर दिया हमने। तो ये इनपुट CGST हो गया, ये इनपुट SGST हो गया, तो ये डेबिट, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा, 11,200। तो ये तब करना है आपको जब आपकी ये एडजस्टमेंट GST वाली ट्रायल बैलेंस के बाहर दियो। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दियो। ठीक है, अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के बाहर दियो तब आपको ये इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, और अगर आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है फिर आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर आपका कोई भी जो है अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसके रिगार्डिंग आपको GST की कोई भी एंट्री नहीं करनी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की करनी है लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस की कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही एक्रूड इनकम या इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इस केस में आपको GST की एंट्री करनी है एडजस्टमेंट में अगर गिवन है। ठीक है, जैसे अब आपकी एक्रूड इनकम 20,000 की एडजस्टमेंट में गिवन है, तो CGST और SGST की रेट 9% है, तो हमारी एंट्री क्या होती है, एक्रूड इनकम टू इनकम। ठीक है, तो एक्रूड कमीशन इसने लिया है, एक्रूड कमीशन टू कमीशन, तो 20,000 की कमीशन है, 20,000 के ऊपर 9% 1,800 आउटपुट CGST और 1,800 आउटपुट SGST, ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये एक्रूड इनकम डेबिट हो गई 23,600 से, कमीशन रिसीव्ड 20,000 और आउटपुट CGST 20,000 का 9% 1,800 और आउटपुट SGST 20,000 का 9%
1800, और इन सब का टोटल ये एक्रूड इनकम आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है एक्रूड इनकम, तो आप जो है इस टाइप की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपको गिवन है तो उस पर भी जो है आपको कोई भी जीएसटी वगैरह की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो फिर आपको जीएसटी लगाने की कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे, ठीक है, जो है आपको ये जीएसटी लगाना है। अगर ये आपका कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स में गिवन है और आपको ये जीएसटी लगाने के लिए कह रहा है। इसी तरह एक्रूड इनकम पे लगाना है अगर एडजस्टमेंट में गिवन है और आपको ये जीएसटी लगाने के लिए कह रहा है। ना तो प्रीपेड एक्सपेंसेस पे लगेगा, ना ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पे लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट है। अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आपने करना है अच्छे से। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना।